चलिए शुरू करते हैं अपडेट्स। फर्स्ट अपडेट है, रशिया ने यूक्रेन के 2 सिटीज़ को पूरी तरह से काबू कर लिया है और रशिया यूक्रेन की जो राजधानी है कीव उस पे आगे बढ़ रहा है। अभी कीव में उसको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है यूक्रेनियन फोर्स के वजह से और जो आम नागरिक हैं उसके वजह से भी, क्योंकि आम नागरिकों ने भी यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और मार्शल लॉ लागू होने के कारण जो भी 18 से 60 साल के लोग हैं, मतलब मेल कैंडिडेट्स, वो भी युद्ध में पार्ट ले रहे हैं। पुतिन ने धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे अगर कोई बीच में आया तो, रशिया और यूक्रेन के। अभी उन्हें इन्होंने हाई अलर्ट पे रखा है अपने पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल को। अभी ये बहुत ही बुरा स्टेप है मुझे लगता है वर्ल्ड पीस के लिए। अगर गलती से पुतिन का ईगो बीच में आ गया और इन्होंने गलती से न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबा दिया तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट अपडेट है, यूक्रेन का ऑक्सीजन अब सिर्फ 24 घंटे के लिए बचा है। अगर कुछ हेल्प नहीं आई बाकी सब कंट्रीज से तो इनका ऑक्सीजन सप्लाई भी ज़ीरो हो जाएगा और काफ़ी दिक्कत का सामना इन्हें करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है, जब तालिबान सरकार आई थी अफ़गानिस्तान में तब काफ़ी अफ़गानिस्तान के लोग प्लस उनके मिलिट्री सोल्जर्स बाकी देशों में भाग गए थे। इसके बाद कुछ कुछ लोग जैसे अजमल रहमानी, जो कि आप फ़ोटो में देख रहे हो, वो भी यूक्रेन में चले गए थे। अब वहाँ पे भी वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है उनके जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ से भी उन्हें फ्लाई करके पोलैंड जाना पड़ा। ऐसे भी कई लोग हैं दुनिया में जो कि इतने साल से रेफ्यूजी बन के रह गए हैं वॉर के कारण। नेक्स्ट अपडेट है, जो मियाँ नाम का एक सबसे बड़ा दुनिया का एयरक्राफ्ट था, मतलब जो कि जहाज़ था, हवाई जहाज़, वो रशिया ने मार गिराया है। नेक्स्ट अपडेट है, यूएस ने एक रिपोर्ट जारी की है राइजिंग सी लेवल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब इन्होंने कहा है कि 2050 तक 10 से 12 इंच सी लेवल बढ़ जाएगा। अभी लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंतर्गत कहा गया था कि मालदीव्स अगले 100 से 150 सालों में डूब जाएगा, क्योंकि अभी मालदीव्स का ग्राउंड लेवल है 4 to 5 मीटर सी लेवल से। अभी रशिया यूक्रेन का टेंशन थमा ही नहीं था कि ये बंदा भी अभी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर कर दिया है अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं है, इसके पास भी न्यूक्लियर पावर है। अभी इजरायली पेपर के खिलाफ पेगासस सॉफ्टवेयर के लिए एनएसओ करके एक जिसकी पेरेंट कंपनी है उसने फाइल किया है केस। अब पेगासस क्या है, एक एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि स्पाइंग के लिए यूज़ होता है। किसी भी मोबाइल में ये विदाउट इंस्टॉलेशन वर्क करता है। अभी बहुत सारे आरोप लगे थे करंट गवर्नमेंट पे कि इन्होंने अपोजिशन पार्टी के लीडर, कुछ बिजनेसमैन पे पेगासस सॉफ्टवेयर से नज़र रखी करके। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, गलती से किसी गलत हाथों में पड़ गया तो इसका काफ़ी नुकसान है, क्योंकि ये पूरी जानकारी अगले व्यक्ति को दे देता है। ये इसराइल ने बनाया है। नेक्स्ट अपडेट है, जन औषधि दिवस था जो कि पीएम मोदी ने सेलिब्रेट किया पूरे देश के साथ। अब ये जन औषधि क्या है, मतलब जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर दवाई बनाती है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, काफ़ी टीम लगती है, तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो वो खर्चा निकालने के लिए भारत सरकार उन्हें रिवॉर्ड के रूप में 20 साल तक पेटेंट देती है, मतलब 20 साल तक वो दवाई सिर्फ वही कंपनी बना सकती है। तो वो, क्योंकि वो दवाई सिर्फ वही कंपनी बना रही है, तो वो मनचाहे दाम पे लोगों को बेचती है। और फार्मा कंपनीज ने ऐसा एक लॉबी बना चुके हैं कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको भी वही दवाई देने के लिए वो लोग प्रेरित करते हैं। प्रेरित इन द सेंस उन्हें ऑफर देते हैं, उन्हें कमीशन मिलती है। तो आप जो भी दवाई डॉक्टर लिख के देते हैं वो ब्रांडेड दवाई होती है, जो कि ये 20 साल में जो टेन्योर है वही दवाई होती है, जिसे ब्रांडेड दवाई करते हैं कहते हैं। उसके बाद 20 साल होने के बाद ये पेटेंट खत्म हो जाता है और वो फार्मूला कोई भी कंपनी यूज़ करके दवाई बना सकती है, क्योंकि वो फार्मूला अभी पूरा पब्लिक है। तो कंपनी को ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, तो इसके कारण उसकी लागत काफ़ी कम आती है, तो ये जेनरिक दवाई हो जाती है। तो ये काफ़ी सस्ती पड़ती है, मतलब 100 रुपये में अगर कोई ब्रांडेड दवाई मिलती होंगी तो जेनरिक दवाई वही कंटेंट की 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। अभी भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जेनरिक दवाई का। आपको हैरानी होगी, भारत जो कि सबसे ज़्यादा दवाई बेचता है, उसी के देश में जेनरिक दवाई मिलती नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉक्टर जेनरिक दवाई लिख के देते ही नहीं है, वो सिर्फ ब्रांडेड दवाई लिख के देते हैं। और आप भी ब्रांडेड दवाई लेते हो क्योंकि डॉक्टर पे आपका ट्रस्ट है। अगर आप वही पर्ची लेके जेनरिक स्टोर पे जाओगे तो आपको कम कॉस्ट में अच्छी दवाई, बल्कि सेम दवाई मिल जाएगी, लेकिन आपको डर लगता है इसलिए आप जाते नहीं हो। इसका ये एक फार्मा कंपनी फ़ायदा उठाती है। काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री ये जन औषधि सेंटर खोलने के लिए। अभी तक काफ़ी जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और भी खोलने की पीएम मोदी ने बात की है। आईएसएस जो कि स्पेस स्टेशन है रशिया,
यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने जो मिलकर बनाया है। अब रशिया बोल रहा है कि हम इसमें आपकी मदद नहीं करेंगे इसको मेंटेन रखने में, क्योंकि आपने हमें सैंक्शन लगा दिया है। अब ये रशिया की दर धमकी दे रहा है कि तो हम ये इसमें मदद नहीं करेंगे और ये सैटेलाइट कभी भी गिर सकता है इंडिया और चाइना पे। नेक्स्ट अपडेट है, रिजर्व बैंक ने गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड स्कीम निकाली है इस मंथ के लिए। अब ये गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड स्कीम क्या है, शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेंगे तो उस पर मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी प्लस आपको रिस्क भी रहेगा उसे रखने के लिए। बट गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के अंतर्गत आप फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल गोल्ड ले सकते हो। आरबीआई आपको गारंटी देगा कि ये डिजिटल गोल्ड उनके पास सेफ है। वो आपको एक पेपर देगा जिसमें लिखा होगा कि आपने इतने इतने ग्राम डिजिटल गोल्ड लिया है। अब आप 1 ग्राम से लेके चाहे कितने भी ग्राम ले सकते हो। इसका अभी प्राइस चल रहा है 1 ग्राम का 5,109 रुपये, जबकि आप बाहर जाओगे तो इसका प्राइस चल रहा है 5,300 रुपये। इसके अंतर्गत आपको ये रेगुलर इनकम भी देते रहेगा। मतलब जितने का आपने इन्वेस्ट किया है, सपोज़ आपने 1 लाख रुपए का डिजिटल गोल्ड लिया है तो 2.5 इंटरेस्ट हर साल का ये देते रहेंगे आपको, मतलब 2,500 रुपये। ऊपर से जब भी आप इसे बेचना चाहो, मतलब ये लॉकिंग पीरियड रहता है 5 से लेकर 8 साल तक। 5 साल के बाद आप बेचना चाहो तो जितना भी गोल्ड प्राइस रहेगा उस समय का उतना गोल्ड प्राइस आपको वो बॉन्ड देने के बाद मिल जाएगा। एक और इसका बेनिफिट है कि ये ट्रेडेबल भी है। मतलब आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप ये ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब जब चाहे जब बेच सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोई भी पोस्ट ऑफिस या तो फिर कोई भी नेशनलाइज बैंक में जाके आप इन्हें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और अपडेट है, बॉर्डर पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है एक आइस वॉल क्लाइंबिंग रेस, जिसके अंतर्गत आइस वॉल क्लाइंब करना पड़ेगा इतने इतने समय में। अभी 100 से ज़्यादा क्लाइंबर्स ने यहाँ पे पार्ट लिया है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स ने अभी ये एक फ़ोटो शेयर किया है कंपटीशन का, जो कि लद्दाख में हुआ था। एक और अपडेट है, एक टोंगा नाम का देश है, बहुत ही छोटा है न्यूजीलैंड के पास। वहाँ पे इतना बड़ा वोल्केनो इरप्शन हुआ है जिसे बताया जा रहा है कि 100 न्यूक्लियर बॉम्ब बस्ट होने के बाद जितना एक्सप्लोजन और एनर्जी रिलीज होती है उतना हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है, यूनिवर्सिटी बिग डेटा इंस्टीट्यूट जो कि ऑक्सफोर्ड की है, उसने कहा है कि वो डीएनए एनालाइज करके फैमिली ट्री बनाएंगे। मतलब कौन किससे कैसे जुड़ा है, कितने सालों से जुड़ा है, वो पता लगाएंगे। एक और अपडेट है, नासा का जो पार्कर सोलर मिशन है उसने तस्वीर भेजी है हॉट सरफेस ऑफ विनस, जो कि आप फोटो में देख सकते हो। अब इंडिया भी भेजने वाला था आदित्य L1, 2020 में प्लान था, बट कोविड के कारण ये प्लान 2022 तक एक्सटेंड हो गया है। तो आदित्य L1, अब आदित्य तो समझ में आता है कि सूरज को बोलते हैं, लेकिन L1 क्या है। अब सूरज की अपनी एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है, अगर सूरज के पास कोई भी जाएगा यान तो वो उसे खींच लेगा। तो उस वैसा नहीं होने को होना करके कुछ पॉइंट्स है L1 L2 L3 L4 करके। तो भारत L1 पे भेजेगा ताकि सूरज और जो भी पास का ग्रह होगा उसकी ग्रेविटेशन फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और वो जो भी यान होगा वो सूरज से अट्रैक्ट नहीं होगा और वो अच्छे से उसको स्टडी कर पाएगा। ऐसी डेली जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।